अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज यहाँ नेक्स्ट आर्टिकल है 12.4 क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या है, सिमिलरली हमारे पास ये क्या है आज का आर्टिकल क्रॉस प्रोडक्ट। वो कहता है इफ़ यू एंड वी आर एनी टू वेक्टर्स। यू और वी वेक्टर्स आप कहाँ से ले रहे हैं? आप स्पेस में से एनी टू वेक्टर्स उठा रहे हैं। स्पेस में से टू वेक्टर्स लेने की क्या रीज़न होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। वो कहते हैं इफ़ यू एंड वी आर एनी टू वेक्टर्स देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज द वेक्टर। यू क्रॉस वी से इसको डिनोट करते हैं। इक्वल जी किसके होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी साइन थीटा इंटू एन। अब थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन यू एंड वी। एंड जो है ना ओके पहले इसको देखते हैं। कहते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी एंड एन इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग यू एंड वी। अब देखिए जब भी हम कोई से दो वेक्टर्स यू एंड वी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो यू और वी जो है वो किसी न किसी प्लेन में बोथ लाई कर रहे होंगे। कोई ना कोई प्लेन ऐसा लाजमी होगा जिसमें वो दोनों लाई कर रहे होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि यू और वी सपोज़ मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि मैंने जो यू और वी दो वेक्टर्स लिए, मैंने क्या लिया है एक्स वाई और जी एक्सिस। मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए यानी कि स्पेस कंसिडर कर ली। मैं लेट करती हूँ कि मैंने जो यू और वी दो वेक्टर्स लिए हैं वो एक्स वाई प्लेन मतलब इस प्लेन के अंदर अंदर लाए करते हैं। जी तो ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या मैं लेट कर लेती हूँ कि दो वेक्टर्स इस तरह से लाए कह रहे हैं यू एंड वी। मैंने लेट कर लिया कि ये दो वेक्टर्स अगर इस तरह से लाए कह रहे हैं तो वो कहता है एन क्या चीज़ है? वो कहता है थीटा तो वो एंगल है जो यू और वी के दरमियान में है, इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन क्या चीज़ है? वो कहते हैं एन इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो प्लेन जो यू और वी को कंटेन कर रहा है। तो मैंने लेट किया है कि एक्स और एक्स वाई प्लेन वो प्लेन है जो यू और वी को कंटेन कर रहा है। तो एन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसके परपेंडिकुलर होगा मतलब इस जी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि एन वो वेक्टर है जो इस यू और वी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि अगर एन जो है वो इस यू और वी के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है तो अगर आप यहाँ नोटिस करें इसकी डेफिनेशन में u क्रॉस v की डेफिनेशन में ये टोटल तो क्या दे रहा है? इसकी मैग्नीट्यूड दे रहा है और ये इसकी डायरेक्शन दे रहा है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और ये डायरेक्शन कौन सी दे रहा है? जो इस एक्स वाई प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि u क्रॉस v एक वेक्टर आएगा जिसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड ये होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो u और v दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा। तो हमारे पास हमने क्या देखा था कि u और v कोई से दो वेक्टर्स हम लें तो u क्रॉस v क्या आएगा? वो u और v के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर आएगा। तो इस वजह से जब भी हम u और v लेते हैं हम स्पेस में लेते हैं ताकि u क्रॉस v ने उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलना है। वो कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमने u और v को प्लेन में स्पेस में लिया होगा। अगर हम u और v को लें ही प्लेन में तो डेफिनेटली इसका जो तीसरा वेक्टर है वो प्लेन के अंदर ही लाई नहीं करता, वो बाहर चला जाएगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उन वेक्टर्स का लेते हैं जो स्पेस में लाया करते हैं, क्योंकि अगर ये स्पेस में लाया करने वाले वेक्टर्स होंगे तो उसी केस में हमें थर्ड जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो जो इनके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये स्पेस में लिए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी अगेन स्पेस में ही मिल रहा होगा। तो ये था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। सिंपली डेफिनेशन क्या है? जब भी सिंपली दो वेक्टर्स आपको गिवन हो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो आप क्या करेंगे? u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड n वो यूनिट वेक्टर है जो इनके परपेंडिकुलर है, यानी कि u और v को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके बाद आगे आ जाएँ। ये था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। वो कहता है केसेस व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। वो कौन से केसेस होंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा? अब यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जब साइन थीटा ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा कब ज़ीरो होता है? अब थीटा की वैल्यू किस वैल्यू पे साइन थीटा ज़ीरो होता है? तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जब भी ज़ीरो होगी या फिर थीटा की वैल्यू जब भी पाई होगी तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जिनकी कौन कौन सी वैल्यूज़? एक थीटा इक्वल टू ज़ीरो और थीटा इक्वल टू पाई पे। तो थीटा ज़ीरो कब होगा? हमारे पास थीटा क्या है? दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है।
यू और वी दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास एंगल है, तो जब भी ये वेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे की डायरेक्शन में, अगर यू यहाँ है और वी भी बिल्कुल इसके ऊपर लाई कर रहा हो, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। या फिर दूसरा केस कि अगर यू यहाँ पे है तो वी इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, 180 का एंगल बना रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एंगल आपके पास क्या होगा, 180, यानी कि पाई के इक्वल होगा। तो ये दो केसेस जब वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हों, अब दोनों केसेस में आप देखें कि अगर u जो है, v जो है वो u की डायरेक्शन में हो तब भी पैरेलल होगा, अगर v जो है वो u के अपोजिट हो तब भी पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल होंगे तो या थीटा 0 होगा या थीटा पाई होगा। तो आप क्या कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 0 कब होगा, व्हेन u एंड v आर पैरेलल। तो ये तो एक केस हुआ कि आपके पास जब साइन थीटा 0 होगा उस केस में ये 0 हो जाएगा, और साइन थीटा 0 कब होगा, व्हेन u एंड v आर पैरेलल। इसके अलावा एक दूसरा केस भी है कि अगर u और v इटसेल्फ इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, तो भी यहाँ पे डेफिनेटली अगर एक वेक्टर 0 है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 0 है हमारे पास, तब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो आप क्या कहते हैं कि कौन सा केस, एक केस तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब u और v पैरेलल हों। दूसरा केस ये है ईदर u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। तो आपके पास कौन से दो केसेस आए, एक तो ये केस आया कि जब u और v दोनों पैरेलल हों तब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा केस आपके पास यह आया कि या तो u 0 हो या फिर v 0 हो, उन दोनों केसेस में भी आपके पास u क्रॉस v यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद आ जाएं पैरेलल वेक्टर्स की। अब उसने एक थ्योरम समझ लें इसको, उसने एक जो है ना स्टेटमेंट दे दी है। तो कहता है नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स, अब ये हमने एक ज़ीरो वाला केस लिया था कि या u 0 हो या v 0 हो, तो उस केस में भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। लेकिन वो कहता है अगर हम केस ही वो ले लें कि जब आपके पास वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हों, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u एंड v आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी वो थ्योरम दे देता है कि अगर u और v पैरेलल हैं तो मस्ट उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर कोई से दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मस्ट है कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। मतलब उसने इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है कंडीशन दे दी है। फिर उसके आगे आ जाए, वो कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इफ़ u v एंड w आर एनी वेक्टर्स एंड r s आर स्केलर्स, देन अब सिंपली उसने ये एक सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि r को u से करें, s को v से करें, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, या आर एस जो है, आर एस बेसिकली हम स्केलर्स ले रहे हैं और यू और वी को हम वेक्टर्स ले रहे हैं। मैं कहते हैं आर एस स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर यू क्रॉस वी प्रोडक्ट के साथ करें, तो दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। ये सिमिलर पैटर्न पर लिखी हुई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने खुद देख लेनी है। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, वो देख लें। वो कहता है यू अगर एक ज़ीरो वेक्टर हो और यू भी वेक्टर हो तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो वेक्टर आएगा। एंड वी क्रॉस यू करें तो वो इक्वल होगा माइनस यू क्रॉस वी के, मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती। ये वी क्रॉस यू इक्वल टू वी यू क्रॉस वी नहीं है, बल्कि उसके साथ माइनस का इजाफा हो रहा है। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा खुद रीड कर लेनी है। इसके बाद आ जाए, वो कहता है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। ओके, अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, एक तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है आई जे और के ऐसे वेक्टर्स हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। इनकी मैग्नीट्यूड होती 1 ही के इक्वल है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आई जो है वो एग्जैक्टली लाई कर रहा होता है एक्स एक्सिस पर। ये बेसिकली एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन दे रहा होता है आई, इस पर लाई करने वाला यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली जे जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करने वाला यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली के जो है वो जी एक्सिस पर लाई करने वाला यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। मैं अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखना चाह रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ। अब अगर आप देखें आई और जे के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मैंने आई क्रॉस जे किया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आता होता है बाय डेफिनेशन, अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा था, बाय डेफिनेशन यहाँ वेक्टर वो होता है जो u और v दोनों के परपेंडिकुलर होता है, या u और v जिस प्लेन में लाई कर रहे होते हैं उस प्लेन की परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ से देखें, हमें पता है कि k जो है वो i और j दोनों के परपेंडिकुलर है। i और j xy प्लेन में लाई करते हैं, तो j जो k है
ये यूनिट वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ के जो है उस एन की जगह लिख दिया। अब यहाँ से देखें आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की भी 1, साइन 91 के इक्वल 111 इंटू के। तो टोटल जवाब मेरे पास क्या आ गया, के, यानी कि आई क्रॉस जे इक्वल किसके है, के। सिमिलरली मैं एक रिजल्ट ये करके दिखाती हूँ। मैं आई का आई के साथ लेती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन। अब आई और आई ये इट्सेल्फ के ऊपर लाया क्या जाए तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0, साइन 0 इंटू। अब आई और आई के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर अगेन हमारे पास के है, क्योंकि अब ये किसी आप इसको इसके केस में आप परपेंडिकुलर वेक्टर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चलें के ले लेती हूँ। अब देखिए 1 मैग्नीट्यूड साइन 0 इंटू के, यहाँ से क्या आएगा, ये ओवरऑल जवाब आ जाएगा 0। सेम पैटर्न पे मैंने आई क्रॉस जे किया, आप जे क्रॉस के करके देखें, फिर सिमिलरली के क्रॉस आई करके देखें। आपके पास आई क्रॉस जे का जवाब के आएगा, जे क्रॉस के का जवाब आई आएगा, फिर आप के क्रॉस जब आई करेंगे ये आपके पास जे के इक्वल आएगा। आप लोग ये खुद करके देख सकते हैं। इसी तरह जे क्रॉस जे लेंगे वो 0 आएगा, के क्रॉस के लेंगे वो भी 0 आएगा। यहाँ से पुट करें जे क्रॉस के आपके पास आई के इक्वल आया है और ये इक्वल। अब अगर आप इसको उलट कर दें, इन्हीं को बिल्कुल उलट कर दें, आप खुद करके देख लीजिएगा। जे क्रॉस आई करेंगे वो माइनस के आएगा, के क्रॉस जे करेंगे वो माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के करेंगे वो माइनस जे आएगा। ये सारे आपने खुद करके देख लेने हैं। मैं इसको एक डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा जो है वो समझा देती हूँ। सपोज़ अगर ये मेरे पास आई है, ये जे है, हाँ ये के है, तो अगर आप यहाँ से देखें जब हम आई जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट अगर कर रहे हैं तो आई क्रॉस जे जब मैं करती हूँ तो के आंसर आता है, जब मैं जे क्रॉस के करती हूँ तो आई आंसर आता है, जब मैं के क्रॉस आई करती हूँ तो जे आंसर आता है। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दूँ, मतलब मैं क्या करूँ, मैं जे क्रॉस आई करूँ तो माइनस के आएगा, फिर मैं आई क्रॉस जे क्रॉस आई करूँ तो माइनस के आएगा, फिर मैं अगर यहाँ से आई क्रॉस के करूँ तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करूँ तो माइनस आई आएगा। मतलब जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करती हूँ तो आंसर्स पॉजिटिव आते हैं, और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हूँ तो आंसर्स नेगेटिव आते हैं। ये आप इस डेफिनेशन में अप्लाई करके भी देख सकते हैं। यहाँ तक तो था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसके एक आधा हमने पैरेलल वेक्टर्स के केस में रिजल्ट देखा, फिर हमने देखा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स लिए, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखे। नेक्स्ट देखें हमारे पास इसी की एक एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए। कैसे फाइंड हो सकता है, अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स u एंड v गिवन है, सपोज़ मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ये प्लेन में आपके पास सेम प्लेन में लाए के नंबर, डेफिनेटली u और v दो वेक्टर्स हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा प्लेन लाजमी होगा जिसमें ये दोनों लाए कर रहे होंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि u और v मेरे पास ये दो वेक्टर्स मैंने ले लिए। ओके, अब इन दो वेक्टर्स को मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे चाहिए इसका एरिया इस पैरेललोग्राम का। अब अगर इन दो वेक्टर्स से बनने वाली जो पैरेललोग्राम होगी वो डेफिनेटली इस तरह की बनेगी। तो इन दो वेक्टर्स से बनने वाली जो पैरेललोग्राम है, मैं उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना चाह रही हूँ कि जो इन दो वेक्टर्स से मिल के बन रही है। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन हो तो उसकी एक साइड को आप एक वेक्टर का नाम दे लें और दूसरी साइड को आप दूसरे वेक्टर का नाम दे लें। तो आपने इन वेक्टर्स की हेल्प से इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए आपने इसका एरिया फाइंड करना होता है। अब ये कैसे फाइंड होता है, ये बेसिकली आपको पता है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इनटू हाइट के। बेस क्या है, वो ये वाली है, हाइट क्या है, वो ये वाली है। तो बेस के लिए तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ u, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, वो बेस के इक्वल आ जाएगी। लेकिन हाइट के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास वेक्टर v ये वाला है, ये नहीं है, आपको ये परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लें, आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है बिटवीन u एंड v। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ आ रहा हो तो ये वाली साइड किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा के, और ये वाली साइड इक्वल किसकी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ v sin थीटा के। तो यहाँ से बेस आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ u के इक्वल थी ये वाली, और आपके पास हाइट किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ v sin थीटा के। तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया। अब आपको पता है कि u क्रॉस v की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ e मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर n, ठीक है।
यह आपके पास होती है। अगर इसी की आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें, अगर आप देखें ये u क्रॉस v एक वेक्टर है जिसकी ये वाली मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है, तो अगर आप बोथ साइड्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यानी कि बोथ साइड इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो ये पूरी इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, बल्कि इसकी लेकिन इसकी डायरेक्शन को वो ख़त्म कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, इसके इक्वल रिजल्ट बच जाएगा, यानी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, इसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी इस केस में। तो आपने क्या किया कि यहाँ से मॉड ऑफ़ यू मॉड ऑफ़ वी साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू की जगह आपने पुट कर दिया यू क्रॉस वी एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि अगर आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन हो और इसका आपने एरिया फाइंड करना हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी एक साइड को u के इक्वल लें, दूसरी साइड को v के इक्वल लें, u और v का क्रॉस प्रोडक्ट लें, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर u क्रॉस v, यानी कि अभी तक तो हमने ये वाला फार्मूला देखा। अब कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम u क्रॉस v को देखना चाहें कि u क्रॉस v को अगर हम डिटर्मिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट फार्मूला हम फाइंड कर रहे हैं कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं u क्रॉस v का, और डायरेक्ट नहीं लेना चाह रहे बल्कि हम चाह रहे हैं कि हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिराइव करें, तो ये फार्मूला उसने क्या किया, u लिया, u के डेफिनेटली 3 कंपोनेंट्स हैं, उसने लेट कर लिए u1 u2 u3, एंड v के 3 कंपोनेंट्स लेट कर लिए v1 v2 v3। u क्रॉस v लेता है, वो सिंपली इसको सिंपलीफाई करता जाता है, यहाँ जाके उसके पास ये रिज़ल्ट आता है। वो कहता है कि अगर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि अगर आप इस तरह से देखें आई जे के u1 u2 u3 v1 v2 v3, इस डिटर्मिनेंट को भी अगर आप ओपन करके देखें तो आपके पास यही रिज़ल्ट आ जाता है। तो इन शॉर्ट उसने क्या बताया है कि u क्रॉस v को हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, थ्रू दिस फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट को हम थ्रू दिस डिटर्मिनेशन फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। उसके बाद आगे आ रहे हैं ट्रिपल स्केलर और बॉक्स प्रोडक्ट। आगे वो कहता है लेट u v एंड w बी एनी 3 वेक्टर्स देन देयर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय। अगर u v और w कोई से 3 वेक्टर्स हैं देन देयर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को शो कैसे करते हैं, पहली बात तो ये कि स्केलर प्रोडक्ट जो वर्ड है इससे हमें पता क्या चलता है कि उनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक स्केलर वैल्यू होगी, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में हमें स्केलर वैल्यू मिलती है और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमें वेक्टर वैल्यू मिलती है। क्योंकि हमने देखा है जब हम u डॉट v लेते हैं तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिल रही होती है, जो आंसर आता है वो कोई स्केलर वैल्यू होती है, और जब हम u क्रॉस v लेते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर वैल्यू मिलती है। तो अब अगर देखिए उसने कहा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, कोई से 3 वेक्टर्स का अगर आप ट्रिपल यानी कि आप क्या करेंगे, जब u v एंड w का आपको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट लेने को कहा जाए तो आप पहले 2 वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगी। ऑब्वियसली आपको इससे क्या मिलेगी, एक वेक्टर वैल्यू मिलेगी, ये एक वेक्टर और मिलेगा। जो इन u क्रॉस v क्या है वो इटसेल्फ भी एक वेक्टर है, और w ऑलरेडी आपके पास एक वेक्टर है। और जब आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमने कहा जब हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक स्केलर वैल्यू मिलती है। और डॉट प्रोडक्ट इक्वल किसके होता है, u क्रॉस v फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा के। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ट्रिपल स्केलर और बॉक्स प्रोडक्ट की। इसको हम ट्रिपल स्केलर भी कहते हैं और बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको बॉक्स प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब ये देखें बेसिकली हमारे पास इसके अंदर सेम वही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन हो। ओके, एक चीज़ ये भी है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले आप देख लें। वो कहता है कि u क्रॉस v को डॉट v जो है ना, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले ऊपर u1 u के कंपोनेंट्स, फिर v के कंपोनेंट्स, फिर w के कंपोनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यही रिजल्ट आता है जो इस डेफिनेशन से आपके अप्लाई करने से आता है। उसके बाद अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल, अगर हमारे पास कोई भी एक पैरेललोपाइड, जैसे हमने देखा कि पहले हमने एप्लीकेशन देखी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हमने देखा कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जब भी हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है ना, उसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी पैरेललोपाइड का एरिया फाइंड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम जो है वो एक प्लेन में लाई करती है, जबकि पैरेललोपाइड जो है वो स्पेस में लाई करती है। पैरेललोपाइड किस तरह की होती है, बेसिकली एक पैरेललोपाइड जो है एक पैरेललोग्राम
को हम जब इस तरह से ड्रॉ करें और फिर एक इस तरह से लें तो ये जो ये बनती है ये हमारे पास क्या बनती है, एक पैरेललोपाइड बनती है। ये हमारे पास बनती है पैरेललोपाइड। तो एक पैरेललोपाइड का एरिया जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से। इसको हम ले लें वेक्टर u, इसको हम ले लें वेक्टर v। अब ये वेक्टर u क्रॉस v, अब देखें u क्रॉस v से जो मिलेगा, u क्रॉस v की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो हमें u और v इससे बनने वाली ये नीचे वाली जो पैरेललोग्राम बन रही है इसका एरिया मिल जाएगा, यानी कि हमें बेस ये मिल जाएगी। ओके, मतलब अब बेसिकली देखा जाए तो हमें ये नीचे वाली बेस पूरी मिल जाएगी और इस पूरे पैरेललोपाइड का एरिया फाइंड करने के लिए सिर्फ इसकी हाइट कैलकुलेट करने वाली रह जाएगी। वो कैसे मिलेगी, w वेक्टर से। तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए पैरेललोपाइड किसी गिवन पैरेललोपाइड का एरिया फाइंड कर सकते हैं या उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं।